वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने कार्टिलेज और बोन को डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में उसका डिटेल्स पढ़े और हमने टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस को रीड किया। आइए आज हम टाइप्स ऑफ बोन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू list the types of bones. Types of bones. Now, students, bones जो होती हैं इन्हें दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला बेस है कि उस हड्डी का, उस बोन का शेप क्या है। So, the first basis is the shape of bone. Shape of bone. Now, on this basis, the bones can be of 4 types. Number 1, जो हमारे बॉडी के मेजॉरिटी बोन्स होती हैं, दैट इज द लॉन्ग बोन्स, जो लंबी लंबी बोन्स है। जैसे आपके यहाँ पर एक लंबी सी बोन है, ह्यूमरस, दिस इज द आर्म बोन। यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं हमारे फोर आर्म में, देयर आर 2 बोन्स, दे आर कॉल्ड द फोर आर्म बोन्स, दैट इज द रेडियस एंड द अल्ना। फिर यहाँ जो बोन्स है हमारी 5 बोन्स, दीज आर द मेटाकार्पल्स। यहाँ पर जो हड्डियां हैं फैलेंजेस। इसी तरह से लेग में जो थाई बोन है, जो हमारे नी के नीचे, नी और एंकल के बीच में 2 बोन्स हैं, टीबिया फिबिला। ऐसे ही हमारे जो फुट है उसमें जो 5 बोन्स हैं और उंगलियों में जो बोन्स हैं, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। अनदर एग्जाम्पल, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है स्टूडेंट्स, जिसे क्लैविकल कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग बोन। सो दे आर बेसिकली लॉन्ग, सो हेंस दे आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स। इन बोन्स की डिटेल हम जब मस्कुलर लोकोमोटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम हर बोन की एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी अगर हम इनका डिवीजन लिखें, सो फर्स्ट इज द लॉन्ग बोन्स। मेजॉरिटी बोन्स जो है, मैक्सिमम बोन्स, वो लॉन्ग बोन्स ही होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि ह्यूमरस विच इज द आर्म बोन, देन फीमर विच इज द थाई बोन, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हम पढ़ेंगे डिटेल में, थाई बोन। Then we have clavicle, that is the collar bone, this is the collar bone, etc. others also. Now second type, एक लॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो दूसरी ऑब्वियसली क्या होंगी, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, दे आर वेरी शॉर्ट इन शेप। जैसे जो हमारी रिस्ट है, कलाई, यहाँ पर टोटल 8 बोन्स होती है, छोटी छोटी छोटी, 4 और 4, 4 की लाइंस में अरेंज्ड। ऐसी जो हमारी एंकल है, एडी, वहां पर भी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, 7 इन नंबर। सो दे आर कॉल्ड कार्पल्स, द रिस्ट वंस, एंड द टार्सल्स, द एंकल बोन्स। सो द एग्जाम्पल्स आर कार्पल्स एंड टार्सल्स। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा रिस्ट जॉइंट पे मिलती है, या एंकल जॉइंट पे मिलती है। सो लॉन्ग एंड द शॉर्ट बोन्स। नाउ द थर्ड टाइप इज द फ्लैट बोन्स, ऐसी बोन्स जो चपटी होती हैं। सो द थर्ड इज द फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है स्टूडेंट? बहुत सारी फ्लैट बोन्स हैं, जैसे जो हमारी चेस्ट की बोन है वो एकदम चिपकी हुई है, फ्लैट है। जो रिब्स हैं, दे आर फ्लैट बोन्स। देन आपने अगर सलमान खान या किसी को भी देखा हो, वो जब इस तरह से अपनी बॉडी दिखाता है तो पीछे उसके ऐसे ट्राइंगल शेप की एक बोन दिखती है, दिस इज द स्कैप्यूला, दिस इज अ शोल्डर बोन, इट हेल्प्स इन मेकिंग द शोल्डर जॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट बोन। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी, उसकी जितनी भी बोन्स है, मेजॉरिटी दे ऑल आर फ्लैट बोन्स। हमारी फेस की जो बोन्स होती हैं वो भी बहुत पतली पतली होती हैं, दे आर ऑल्सो फ्लैट बोन्स। सो लेट अस राइट सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। रिब्स अगर याद रहेगा तो रिब्स के साथ ही रिब्स कहां जुड़ रही हैं आगे, स्टर्नम पे, विच इज द चेस्ट बोन, देन
स्कैप्यूला जो पीछे शोल्डर बना रही है, देन हमारा जो स्कल की बोन्स है, स्कल बोन्स, देन वी हैव द फेस बोन्स, फेशियल बोन्स, etc. So they all are flat in shape. Now the fourth category. The fourth category is students irregular bones. इनका कोई भी particular shape नहीं होता है. So irregular bones. इरेगुलर का स्टूडेंट्स सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है हमारी वर्टिब्री, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो अलग अलग शेप्स की होती हैं. हम पढ़ेंगे इनका शेप जब हम लोकोमोटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द वर्टिब्री. एंड देन द जॉ बोन्स, दे आर ऑल्सो इरेगुलर, etc. Alright, so these are some of the examples of the long bones, the short bones, the flat bones and the irregular bone. And this classification is based on the basis of the shape of the bone. Now let us talk about the second classification और उसका basis क्या है. Alright, so let's talk about it. Now, types of bones. सेकेंड क्लासिफिकेशन. और ये क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स, ये इस बात पर बेस्ड है कि वो बोन फॉर्म कैसे हो रही है, व्हाट इज देयर मोड ऑफ डेवलपमेंट, हाउ दैट बोन इज डेवलपिंग. सो द बेसिस इज द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बोन. इस बेसिस पे देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ बोन्स. वन, 2 एंड 3. जो हमारी मेजॉरिटी बोन्स हैं, 90% ऑफ द बोन्स, लॉन्ग बोन्स, रिब्स, ये सब कैसे डेवलप होती है स्टूडेंट्स. एम्ब्रियो में जो हाईलाइन कार्टिलेज था, आपको याद है हमने हाईलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल लिखा था, मोस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज. ये कार्टिलेज जो है इसमें, और जब एम्ब्रियोनिक लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब इसमें और खूब सारे कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और यही फिर बोन बना देती हैं. इस तरह की बोन्स को बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द कार्टिलेजेस. So the first type is the cartilaginous bones. इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स एंडोकॉन्ड्रल बोन. क्यों? एंडो मीन्स इनसाइड, कॉन्ड्रा वर्ड कार्टिलेज के लिए यूज करते हैं. ये कार्टिलेज से बोन्स बनी है. सो एक्चुअली पहले कार्टिलेज था, इनके अंदर एक्चुअली क्या है, कार्टिलेज है जो सॉलिडिफाई हो गया है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गए हैं. सो द अदर नेम इज ऑल्सो द एंडोकॉन्ड्रल बोन्स. आपको ये सारे नाम आने चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. इन्हें एक और नाम देते हैं स्टूडेंट्स रिप्लेसिंग बोन्स. क्यों? क्योंकि कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो रही है बाय बोन. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसिंग बोन्स. सो दीज आर द 3 नेम्स ऑफ द सेम कैटेगरी, रिप्लेसिंग, एंडोकॉन्ड्रल और कार्टिलेजिनस बोन्स. ये कैसे बन रही हैं? ये बन रही हैं कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन हो गया. ऑसिफिकेशन क्या था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन. सो दे आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज. ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज. ऑलराइट, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मेन एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए दैट इज द लॉन्ग बोन्स, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड रिब्स. दीज आर द 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स. ये पहले कार्टिलेज थे और फिर ये बोन बन गए. नाउ द सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप की जो बोन्स है स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेज से नहीं बनी है. आपको याद है डर्मिस ऑफ स्किन हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, विच इज अ काइंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. उसमें जब ऑसिफिकेशन का प्रोसेस हो जाए, यानी बहुत सारा कोलेजन आ जाए, बहुत सारे कैल्शियम सॉल्ट्स आ जाए, तो वो बोन बन जाएगा. सो दे आर कॉल्ड डर्मल बोन्स, क्योंकि ये डर्मिस से बनेंगे. सो दे आर डर्मल बोन्स. और
डर्मिस कैसी है, एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन की तरह है, तो इन बोन्स को मेम्ब्रेनस बोन्स भी कहते हैं। सो दे आर डर्मल और मेम्ब्रेनस या इन्वेस्टिंग बोन्स, क्योंकि जो डर्मिस है उस पे कैल्शियम सॉल्ट्स और जो भी बोन के कंपोनेंट्स हैं वो इन्वेस्ट हो गए, अंदर डिपॉजिट हो गए। सो दे आर द सेकेंड टाइप, डर्मल, मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग बोन्स। कैसे बनती हैं ये? बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन। कार्टिलेज से नहीं बनी है, ये स्किन की डर्मिस से बनी है, ये कार्टिलेज से बनी है। इसके दो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि द मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स, देन मोस्ट ऑफ द फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस पे बोन्स होती हैं वो सब इसी तरह से बनती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की जो बोन है स्टूडेंट्स, ये ना तो डर्मिस से बनी है ना कार्टिलेज से बनी है, ये बनती है जो टेंडन्स हमने पढ़े थे, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, एक टाइप का डेंस इरेगुलर टिश्यू, सॉरी डेंस रेगुलर टिश्यू, आई एम सॉरी, डेंस रेगुलर टिश्यू, टेंडन। उस टेंडन में ऑसिफिकेशन का प्रोसेस हो जाए, बहुत सारे कैल्शियम सॉल्ट्स, कोलेजन डिपॉजिट हो जाए और वो खुद एक बोन में कन्वर्ट हो जाए, तब हम उसे कहते हैं सिसेमॉइड बोन। तो थर्ड कैटेगरी इज द सिसेमॉइड बोन। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड सिसेमॉइड? क्योंकि जो तिल का बीज होता है, सीसेम का सीड, उसके जैसा ये दिखती हैं। सो ये वर्ड जो आया है, ये आया है सीसेम सीड लाइक, जो तिल का बीज होता है। और ये कैसे बनी है स्टूडेंट्स? दे आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स, यानी पहले टेंडन रहा होगा और उससे ये हड्डी बन गई है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक तो जो हमारी नी बोन होती है घुटने में, घुटने की कटोरी जिसको बोलते हैं नी कैप, दैट इज द पटेला और द नी कैप। ये इसी तरह की बोन है, पहले टेंडन बनता है और उस टेंडन से फिर ये बोन बनती है। और एक और एग्जाम्पल है इसका स्टूडेंट्स, हमारी रिस्ट में ज्यादातर जो शॉर्ट बोन्स थी उनमें से एक बोन होती है विच इज द पिसिफॉर्म बोन, जो कि टेंडन से बनती है। सो पिसिफॉर्म बोन ऑफ रिस्ट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कई बार पूछा गया है। इसमें से जो पटेला है, दिस इज द लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछते हैं, लार्जेस्ट सिसेमॉइड बोन, it's a direct question. All right, all the examples, both the examples are very important. So these are the three kinds of bone formed by ossification of cartilage, then cartilaginous bone, ossification of dermis, then dermal bone, and ossification of tendon, then it is sesamoid bone. इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए आइए स्टूडेंट्स हम एक ट्रिक लर्न कर लेते हैं ताकि हम इसके एग्जाम्पल्स लर्न कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिक है कि जो लैंड रोवर कार है वो आप जानते हैं सुपर फास्ट है और उसकी परफेक्ट परफॉर्मेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल कार। सो लैंड रोवर हैज सुपर, या लैंड रोवर इज सुपर फास्ट with perfect performance. This is the trick to learn the types of bones. All right. So Land Rover is super fast with perfect performance. आइए इस ट्रिक को समझ लेते हैं हम। पहले हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस बोन्स की। इसमें आएंगी लॉन्ग बोन्स एंड रिब्स। They both are cartilaginous. Now the second type, that is the dermal bones. Dermal bones में क्या आएगा students?
First is the skull bones and the facial bones. All right, and they both are what kind of bones? They both are the dermal bones. And now the sesamoid bones, very important. One is the patella, which is the kneecap, and the other is the pisiform bone of wrist. Pisiform bone, and they both are the sesamoid bones. So the trick is that Land Rover is super fast with perfect performance. This is the trick to remember the types of bones. आप इसको नोट डाउन करें और फिर हम रीड करेंगे what is the structure of a typical long bone of mammals. Please note it down. So these were the types of bones. Now let's try to understand how a long bone is formed, how a typical bone is formed. So students, let us now understand the structure of mammalian long bone. This is very important topic from your school point of view, exams as well as the MCQs point of view. हम यहाँ पे लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी एक टिपिकल मैमेलियन लॉन्ग बोन का। एक ऐसा कैरेक्टर इसमें मिलेगा जो नॉन मैमेलियन लॉन्ग बोन्स में नहीं मिलता है। पहले हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर हम इसका कट सेक्शन देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ लॉन्ग बोन इज फॉर्म्ड। एक लॉन्ग बोन जो होती है स्टूडेंट्स, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। Now this is a typical long bone that I am drawing. All right. Now ये जो पार्ट है this and this दोनों एंड्स पे, ये मैंने थाई बोन बनाई है, इन्हें कहते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, this is also epiphysis and this is also epiphysis. So what are epiphysis? They are the ends of long bone. All right. ये जो ये epiphysis हो गया। अब ये जो बीच का शाफ्ट है, this part is called the diaphysis. So this is diaphysis. All right. ये है ends of long bone and this is the shaft of long bone. एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में ये जो एक छोटा सा एरिया है, दिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। ऐसे ही यहां पर भी इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, दिस पार्ट, दिस इज अगेन मेटाफाइसिस। नाउ जो मेटाफाइसिस होता है स्टूडेंट्स, वहां पर एक प्लेट मिलती है जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, हमने पढ़ा है, एक तो मैट्रिक्स बनाते हैं बोन का और एक मैच्योर बोन सेल्स बनाते हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो फिर आगे बोन को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, यहां पर क्या मिलेगी हमें, हैज एपीफाइजियल प्लेट। नाम एपीफाइजियल प्लेट है बट एक्चुअली ये एपीफाइसिस में नहीं है, ये इस पतले से एरिया में मिल रही है, छोटे से नैरो से एरिया में। एंड दिस इज वर्किंग लाइक अ ग्रोथ पॉइंट। ग्रोथ पॉइंट मतलब यहां पे ऑस्टियोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट नया नया मैट्रिक्स बनाते जाएंगे, नए नए ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, तो बोन जो है वो लंबाई में बढ़ती जाएगी। सो दे आर हेल्पफुल इन द इलोंगेशन ऑफ बोन। ऑलराइट, नाउ और क्या पार्ट है इसमें, ये जो बोन है ये चारों तरफ कवर्ड है एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, जिसे हमने नाम दिया था, याद है आपको,
periosteum. So let us draw it here. This is the periosteum. पेरियोस्टियम पूरी बोन को कवर करेगी, बट जहां पर बोन के एंड्स हैं, जहां पर वो बोन दूसरी बोन के साथ जॉइंट बना रही है, वहां पर पेरियोस्टियम नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जगह पर हमें मिलेगी कार्टिलेज। कौन सी वाली कार्टिलेज होगी? इसे कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। याद है आपको, हाईलाइन टाइप है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ताकि फ्रिक्शन ना हो। ऐसे ही ऊपर भी मिलेगी आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहां पर पेरियोस्टियम एब्सेंट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो आर्टिकुलर कार्टिलेज, दीज बोथ। ऑलराइट, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जो एपिफाइसिस है, यहां पर इस तरह से कैविटीज मिलती है, खोखली सी होती है, यानी कि ये स्पॉन्जी बोन की बनी है। कैसी बोन की बनी है? स्पंजी बोन। स्पंजी बोन मीन्स सॉलिड तो है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं, गैप्स हैं। ऑलराइट, अभी हम पढ़ेंगे। और ये जो गैप्स हैं, इसमें भरा हुआ है बोन मैरो। कौन सा वाला? रेड वाला बोन मैरो। इस तरह से यहां भी भरा हुआ है रेड बोन मैरो। ऑलराइट, इस रेड बोन मैरो के थ्रू ही क्या बनेगा? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यानी ब्लड सेल्स बनेंगे। सो अभी हम इसको लिख लेंगे। और अंदर की तरफ जो ये शैफ्ट है, इसमें एक बीच में कैविटी है, एक खाली खोखली जगह है, लाइक दिस। ये जो कैविटी है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। ये केवल शाफ्ट रीजन में प्रेजेंट है, डायफाइसिस में। दिस इज मेड्यूलरी कैविटी इन डायफाइसिस, इन सेंटर ऑफ डायफाइसिस। मैं इसे लिख देती हूं, डायफाइसिस। ऑलराइट, मेड्यूलरी कैविटी। और इस मेड्यूलरी कैविटी को जो लाइन कर रही है, ये पतली सी लेयर, दिस एंड दिस, दोनों तरफ से लाइन कर रही है। इस लेयर को कहते हैं एंडोऑस्टियम। बाहर वाली को पेरियोस्टियम, अंदर वाली को एंडोऑस्टियम। ये भी काई की बनी होगी, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, बट यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट भी मिलते हैं। पेरियोस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है, एंडोऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है। यानी कि पेरियोस्टियम से तो बोन इस तरफ से बढ़ रही है, एंडोऑस्टियम से अंदर की तरफ से बढ़ रही है। यानी बोन की ग्रोथ कैसी है? बाय डायरेक्शनल। जबकि कार्टिलेज जो होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो सिर्फ पेरीफेरी पे अरेंज्ड होते हैं, और वो एक ही साइड से इस तरह से बोन के को ग्रोथ करते हैं। जबकि ये सेंटर टू पेरीफेरी भी ग्रो कर रही है, क्योंकि एंडोऑस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है, और ये पेरीफेरी टू सेंटर भी ग्रो कर रही है, क्योंकि पेरियोस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट है। प्लस ये लंबी भी हो रही है, क्योंकि मेटाफाइसिस में भी ऑस्टियोब्लास्ट है। तो इस तरह से जैसे पेड़ बढ़ता है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, उस तरह से एक बोन की ग्रोथ होती है। ऑलराइट, तो आइए हम पहले इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 इज द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, एपिफाइसिस क्या है? दे आर द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये काय के बने हुए हैं, ये स्पॉन्जी टिश्यू के बने हैं, जो पोरस है, जिसमें बहुत सारे छेद है, खोखला है। सो इट इज मेड ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, दैट इज स्पॉन्जी बोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आता है। स्पॉन्जी बोन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो इसका मैट्रिक्स है, उसके बीच बीच में खाली जगह है। सो हमने क्या कहा था मैट्रिक्स की लेयर्स को? लैमेला इज इन इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इज इन इर्रेगुलर अरेंजमेंट एज थिन कॉलम्स। पतले पतले कॉलम्स के फॉर्म में इसका मैट्रिक्स है, जिसके कारण से ये स्पंजी हो गई है, पोर्स हो गए हैं,
और इन कॉलम्स को कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रैबिक्यूली। सो क्वेश्चन पूछते हैं ट्रैबिक्यूली कहाँ मिलते हैं? ट्रैबिक्यूली स्पॉन्जी बोन में मिलते हैं या एपिफाइसिस में मिलते हैं। किस तरह से स्ट्रक्चर होगा? जैसे सपोज अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह से पतले पतले स्ट्रक्चर्स बोन प्लेट्स के फॉर्म में इसका मैट्रिक्स रहता है लाइक दिस, और बीच में पूरा भरा हुआ है रेड बोन मैरो, ये लाइक दिस। ऑलराइट, सो lamella is arranged as thin columns called trabeculae, and this is filled with red bone marrow। ये जो खाली जगह है रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो क्या करती है? इट इज हीमोपोएटिक, यानी कि ये ब्लड सेल्स को बनाएगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि बोन का कौन सा पार्ट हीमोपोएटिक है, तो आंसर होगा एपिफाइसिस। एपिफाइसिस इज द हीमोपोएटिक पार्ट। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स रेड बोन मैरो, ऑलराइट, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। The second part is called the metaphysis। मेटाफाइसिस जो है स्टूडेंट्स, ये एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में है। ये बोन के इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट है। सो बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, इसके पास क्या है? It has plate, it has osteoblast, so osteoblastic activity है इसकी। so very very important कि बोन की लेंथ कौन बढ़ाएगा? मेटाफाइसिस बढ़ाएगा। so it helps in bone elongation, bone elongation, very very important question। लंबाई जो बढ़ रही है वो मेटाफाइसिस के कारण बढ़ रही है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि पेड़ की तरह पूरी जिंदगी हमारी बोन बढ़ती रहती है, एक एज तक बढ़ती है और फिर हमारी बोन्स जो हैं उसकी लंबाई फिक्स हो जाती है। जैसे ही वो बोन कंप्लीटली डेवलप हो गई पूरी लंबी, तब ये मेटाफाइसिस जो है ये गायब हो जाती है। तब दो ही पार्ट्स रह जाएंगे, एपिफाइसिस एंड द डायाफाइसिस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ऑलराइट, लेकिन डेवलप्ड बोन में दो ही पार्ट्स रह जाएंगे अडल्ट बोन में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इट फ्यूजेस इन अडल्टहुड, क्योंकि अब बोन पूरी लेंथ अटेन कर चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछते हैं कि अडल्ट बोन में कौन सा पार्ट नहीं मिलेगा? मेटाफाइसिस नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, दैट इज द डायफाइसिस। डायफाइसिस क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? इट इज द मिडिल पार्ट विच इज मेकिंग द शाफ्ट ऑफ द बोन, जो मेन लंबी है। ये तो दोनों साइड्स हो गए और ये बीच में जो हड्डी है। सो इट इज द शाफ्ट ऑफ बोन। यहां पे जो लैमेला है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में लेयर्स में अरेंज रहता है, बीच बीच में कैनाल्स रहती हैं, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये जो बोन है ये बहुत डेंस है, इसे कॉम्पैक्ट बोन्स बोलते हैं। स्पॉन्जी बोन भी सॉलिड है स्टूडेंट्स, कॉम्पैक्ट बोन भी सॉलिड है, क्योंकि बोन तो होती ही सॉलिड है। पर स्पंजी का मतलब ये है कि बहुत सारे बीच बीच में छेद थे, जबकि यहाँ पर ऐसे छेद नहीं है, ये पूरी की पूरी एक यूनिफॉर्म फॉर्म में है। सो मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एपिफाइसिस तो बनी है स्पंजी बोन की और डायफाइसिस बना है कॉम्पैक्ट बोन का। ऑलराइट, ये जो कॉम्पैक्ट बोन है इसमें बीच में एक कैनाल है, एक कैविटी है, दैट इज हैज दिस कैविटी, द मेड्यूलरी कैविटी। दिस इज प्रेजेंट ओनली इन डायफाइसिस, बीच में, जिसके चारों तरफ एंडोऑस्टियम जो है वो अरेंज्ड है। सो इट हैज मेड्यूलरी कैविटी इन सेंटर, बाकी तो पूरी ये कॉम्पैक्ट है इन सेंटर। और इसके अंदर भी एक टाइप का बोन मैरो भरा हुआ है जिसे येलो बोन मैरो बोलते हैं।
So filled with, this cavity is filled with yellow bone marrow. Yellow bone marrow. रेड बोन मैरो कहां पर है? एंड्स पे, इपीफाइसिस पे। येलो बोन मैरो कहां पर है? शाफ्ट में, सेंटर में, मेड्यूलरी कैविटी के अंदर। रेड बोन मैरो क्या कर रही है? ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रही है। येलो बोन मैरो क्या कर रही है? फैट को स्टोर कर रही है। सो व्हाट इज द फंक्शन? इट स्टोर्स फैट। और कौन सा वाला फैट होगा? दो टाइप के फैट थे स्टूडेंट, याद है आपको? ब्राउन फैट और व्हाइट फैट। वहां पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा था। व्हाइट फैट में येलो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब आपको समझ आया? लॉन्ग बोन बीच का पार्ट, एक खोखली जगह है, उसके अंदर ये भरी हुई है, फैट को स्टोर करता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये रेड बोन मैरो में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर, 2 एपिफाइसिस, 1 डायफाइसिस, बीच में मेटाफाइसिस जो अडल्टहुड में फ्यूज हो जाएगा। पूरी हड्डी पे चारों तरफ पेरियोस्टियम, मेड्यूलरी कैविटी के चारों तरफ एंडोऑस्टियम और एंड्स पे आर्टिकुलर कार्टिलेज। आप इसको ड्रॉ करें। नेक्स्ट डायग्राम में हम इसका एक कट सेक्शन देखेंगे। अगर हम इस पार्ट को कट करके देखें तो हमें क्या दिखेगा? दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लीज नोट दिस डाउन। So now students, we have seen the structure, the outer structure of a long mammalian bone, and now let's understand that if we take a cut section of this bone, for example this is a bone, and now if I am cutting it like this, then what we will see. So now let's look into the internal structure of the mammalian long bone. We have seen it from the outside and we have seen that from outside we have epiphysis, the ends, the shaft, that is the diaphysis, which is made up of compact bone, and in between there is the metaphysis from where the bone grows in length. Now let us understand the internal structure. इसे समझने के पहले आइए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। Suppose students, now you have to imagine this is the medullary cavity, alright? ये सेंटर में medullary cavity है। हम shaft का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। So ये medullary cavity है। medullary cavity के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, हमें मिलेगी endosteum. So this is endosteum, जिसे हमने लास्ट डायग्राम में एक पतली सी लाइन बनाया था। एक्चुअली इट हैज गॉट सम थिकनेस। सो दिस इज एंडोऑस्टियम। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ पर भी मेड्यूलरी कैविटी को क्या लाइन करेगी? एंडोऑस्टियम। अब हम बोन को किस तरह से कट कर रहे हैं? जैसे हम एक केक का पीस निकालते हैं या एक पेस्ट्री, हम उस तरह से देख रहे हैं। तो ये कैसा दिखेगा? ये तो एंडोऑस्टियम है और लेट अस सपोज दिस इज द पीस, और साइड में होगी पेरियोस्टियम। सो दिस इज द पेरियोस्टियम, ऑलराइट? ये हम इस पीस को कंप्लीट कर देते हैं। सो द आउटर कवरिंग पेरियोस्टियम विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वी नो। द इनर कवरिंग एंडोऑस्टियम, और ये पूरा बीच का जो कॉम्पैक्ट बोन है शाफ्ट की, शाफ्ट में सेंटर में मेड्यूलरी कैविटी, दोनों तरफ एंडोऑस्टियम, फिर कॉम्पैक्ट बोन और फिर दोनों तरफ आउटर साइड्स में पेरियोस्टियम, ऑलराइट? सो लेट अस लेबल इट। दिस इज पेरियोस्टियम, दिस इज द एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम, दिस इज द medullary cavity in the center, medullary cavity, and this entire thing is the compact bone. तो हम इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कौन सा पार्ट है? ये लॉन्ग बोन का डायफाइसिस, जो शाफ्ट है, सेंट्रल पार्ट है। सो टीएस ऑफ डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन।
आप इमेजिन कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इसको इमेजिन करते हुए चलो, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो वी हैव एंडोऑस्टियम, वी हैव द आउटर पेरिऑस्टियम। इसके बीच में ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन जो मैट्रिक्स का बना होगा और जिसमें ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे। तो अब आइए पहले हम इन दो के बारे में लिखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर which is seen is the periosteum. पेरियोस्टियम क्या होती है स्टूडेंट्स? बोन की आउटर कवरिंग है, जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में भी ड्रॉ किया था। पर जहां पर वो बोन दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करती है, आर्टिकुलेट करती है, वहां पर पेरियोस्टियम एब्सेंट होती है, क्योंकि उस जगह पर हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सपोज दिस इज वन बोन, दिस इज द सेकेंड बोन। इन दोनों बोन्स के जो एंड्स है, दिस एंड दिस, इन दोनों एंड्स के बीच में अगर फाइब्रस टिश्यू रहेगा तो ये तो मूव ही नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बोन को, इस जॉइंट को मोबिलिटी मिले, तो इन दोनों के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है विच इज कंपेरेटिवली लेस सॉलिड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो पेरियोस्टियम इज द आउटर fibrous covering of bone, लेकिन ये कहाँ नहीं है? जहां पर बोन दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है या जॉइंट बना रही है। सो एक्सेप्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर सरफेस, यहां पर यू विल नॉट फाइंड पेरियोस्टियम। क्वेश्चन आता है वेयर इज पेरियोस्टियम एब्सेंट इन अ बोन? एट आर्टिकुलर सरफेस। देन व्हाट विल यू फाइंड? वी विल फाइंड आर्टिकुलर कार्टिलेज विच इज हाईलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब ये पेरियोस्टियम बोन की आउटर कवरिंग बना रही है, यानी इसे बोन को स्ट्रेंथ देना है, प्रोटेक्शन देना है। तो ये किसकी बनी होगी? दिस इज मेड अप ऑफ white fibrous connective tissue which will provide strength to the bone. So the next point is that this is made of white fibrous connective tissue and और इसमें क्या है स्टूडेंट्स? ऑस्टियोब्लास्ट है। हमने पढ़ा था 3 टाइप के बोन सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे विच आर द मेन सेल्स, एंड ऑस्टियोक्लास्ट विच आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो पेरियोस्टियम में बहुत सारी, ये बाहर की तरफ तो जो लेयर है ये तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ताकि प्रोटेक्शन मिले, और अंदर की तरफ एक सिंगल लेयर होती है ऑस्टियोब्लास्ट की। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये लगातार मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू ऑस्टियोसाइट्स। इस तरह से ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स सिक्रीट करते हुए बोन की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। सो दे हैव वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑलराइट। सो इट हैज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू and osteoblast. Now let's see the endosteum. The second part is endosteum. एंडोऑस्टियम जो है ये इस सिर्फ शाफ्ट एरिया में मिलेगी, और शाफ्ट एरिया में जो सेंटर में मेड्यूलरी कैविटी है इसकी लाइनिंग बनाएगी, इस तरफ भी इस तरफ भी। हमने एक ही साइड का पार्ट देख रहे हैं अभी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट लाइन्स मेड्यूलरी कैविटी। क्वेश्चन पूछते हैं वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट अराउंड मेड्यूलरी कैविटी। इसके पास क्या है स्टूडेंट्स? इसके पास भी ऑस्टियोब्लास्ट है, और वो ऑस्टियोब्लास्ट इस तरफ टुवर्ड्स दिस साइड दे विल प्रोड्यूस द मैट्रिक्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो यहां से भी मैट्रिक्स आ रहा है, यहां से भी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी बोन की जो विड्थ है वो दोनों तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए बोन ग्रोथ को बाय डायरेक्शनल कहते हैं। बोन की जो लंबाई है, लेंथ, वो तो मेटाफाइसिस इंक्रीज कर रहा है, और बोन की जो विड्थ है इट इज इंक्रीज बाय बोथ पेरियोस्टियल ऑस्टियोब्लास्ट एंड एंडोऑस्टियल ऑस्टियोब्लास्ट। दैट मीन्स बोन जो है वो दोनों तरफ से बढ़ रही है, आउटर साइड से भी इनर साइड से, दोनों तरफ से मैट्रिक्स सिक्रीट हो रहा है, हेंस इट इज बाय डायरेक्शनल ग्रोथ। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। सो इट लाइन्स मेड्यूलरी कैविटी एंड इट हैज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इनका क्या फंक्शन है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो
तो इसके पास ऑस्टियोक्लास्ट भी है जो बोन को डिसॉल्व करेंगे, ईट करेंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट भी है। हेंस वी कैन से दैट बोन ग्रोथ इज बाय डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन पूछते हैं, बाय डायरेक्शनल, बोथ फ्रॉम एंडोऑस्टियम एंड फ्रॉम पेरिऑस्टियम। Whereas जो कार्टिलेज होता है स्टूडेंट्स, उसमें एंडो कार्टिलेज नहीं होती, एंडोकॉन्ड्रियम नहीं होती, इट हैज ओनली पेरिकॉन्ड्रियम चारों तरफ, और वो पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी कार्टिलेज सिर्फ आउटर टू इनर साइड ही ग्रो कर रही है। सो कार्टिलेज ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल, it is unidirectional. All right, so these are the two important questions. Now let's talk about the third main part, and that is the matrix. ये जो एंडोऑस्टियम और पेरिऑस्टियम के बीच में पूरा मटेरियल भरा हुआ है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि बोन का मैट्रिक्स सॉलिड होता है, यानी कि इसमें एक तो ग्राउंड सब्सटेंस है जो हर कनेक्टिव टिश्यू की तरह म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना है, प्लस इसमें बहुत सारे अबंडेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स है, प्लस बोन में क्या है, लॉट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, और इन कैल्शियम सॉल्ट्स के कारण बोन का मैट्रिक्स हार्ड हो गया है, सॉलिड हो गया है, बिल्कुल हमारे घर के फ्लोर की तरह, इट हैज बिकम सॉलिड। सो मैट्रिक्स में दो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, that is the mucopolysaccharide sugars, the collagen fibers which are protein, so organic components, plus inorganic components, that is the calcium salts, inorganic components. Now ये मैट्रिक्स कैसा है, आइए हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो फिर इसमें ऑस्टियोसाइट्स कैसे प्रेजेंट होंगे, इसे ब्लड सप्लाई कैसे मिलेगी? तो नेचर ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किचन का जो रोल आता है या टिश्यू रोल आता है, टॉयलेट टिश्यू रोल आता है, उसमें क्या रहता है, बीच में तो छेद होता है और उसके चारों तरफ इस तरह से जो टिश्यू पेपर है उसका पूरा बंडल आता है। मैट्रिक्स जो है वो इसमें होमोजीनियसली अरेंज नहीं है, ऐसा पूरा पानी की तरह नहीं फैला हुआ है, वो सॉलिड है, और वो किस तरह से, बीच में एक छेद है और चारों तरफ मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर एक टनल है, चारों तरफ मैट्रिक्स, फिर एक टनल, चारों तरफ मैट्रिक्स। ऑलराइट, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आइए यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये एक टनल है। ये टनल क्यों है अभी हम बात करेंगे। ये एक और टनल है। टनल मतलब एक खोखली जगह, दिस इज अनदर टनल। ऑलराइट, इस टनल के चारों तरफ जो मैट्रिक्स है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अरेंज्ड है, जस्ट लाइक अ टिश्यू रोल बंडल विच वी गेट लाइक दिस, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ये वही म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, कोलेजन के फाइबर्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, लाइक दिस। इसके भी चारों तरफ बना देते हैं हम इस तरह से, और भी होंगे। हम कट सेक्शन देख रहे हैं तो हम इसको इस तरह से हाफ बना देते हैं। देयर आर मेनी कैनाल्स, टनल्स विथ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स, होल, द होल थिंग इज अरेंज लाइक दिस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, दैट इट इज अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं इन्हें स्टूडेंट्स कहते हैं लैमेला। सिंगल इज लैमेला, प्लूरल इज लैमेली। सो मैट्रिक्स किस फॉर्म में मिलता है, लैमेली के फॉर्म में मिलता है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स सॉलिड है स्टूडेंट्स, तो इसमें ब्लड सप्लाई कैसे आएगी, ब्लड तो इसको मिलना ही चाहिए, नर्व सप्लाई मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बोन इज अ लिविंग टिश्यू, ये सेल्स का बना हुआ है। अगर इनको ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सेल्स विल डाई, द टिश्यू विल डाई, सो दे नीड ब्लड सप्लाई। लेकिन सॉलिड है ये तो फिर इसमें ब्लड वेसल्स कैसे एंटर करेंगी, इसीलिए इनके बीच बीच में ये कैनाल्स हैं। अब आप इमेजिन करिएगा, ये एंडोऑस्टियम, ये पेरिऑस्टियम, ये पूरी बोन, तो बीच में लंबी लंबी नालियां और उनके चारों तरफ मैट्रिक्स सॉलिड बिछा हुआ है।
यहां पे ये जो कैनाल्स हैं जिन्हें हमने कट करके देखा, एक पाइप है, आपने उसे कट करके देखा तो आपको सिर्फ ऊपर से गोल दिख रहा है, बट एक्चुअली इट्स अ पाइप, इट्स अ लॉन्ग कैनाल। यहां से निकलती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब यहां से निकल रही हैं लाइक दिस। इसे अगर हम ट्रेस करें, ये पूरा नीचे तक है स्टूडेंट, ये नीचे से आ रही है, हमें ऊपर निकलती हुई दिख रही है लाइक दिस। ऑलराइट, सो और क्या है मैट्रिक्स में? इट एनक्लोज these longitudinal canals and they are called Haversian canals. Very important, they enclose Haversian canal. ये कैनाल्स कैसी हैं स्टूडेंट्स? लंबी लंबी हैं, सो दे आर लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स। यानी कि अगर सपोज ये बोन है तो सपोज दिस इज द बोन एंड लेट अस सपोज ये हम बीच का पार्ट देख रहे हैं, तो पूरी लंबी लंबी कैनाल्स हैं, दे आर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, सो दे आर लॉन्गिट्यूडिनल एंड दे कैरी, क्या क्या कैरी कर रही हैं ये? इनमें ब्लड वेसल्स आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई इसी के थ्रू आ रही है, नर्व्स, लिम्फ सप्लाई एक्सेट्रा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ब्लड बोन के अंदर किसके थ्रू आती है? हैवर्सियन कैनाल के थ्रू ही एंटर करता है, अदरवाइज तो ये सॉलिड है तो ब्लड वेसल्स आ ही नहीं पाएगी। अब ये ब्लड वेसल आ कहां से रही है? ये तो बॉडी में बाहर से आ रही है ना, तो ये बोन में एंटर कहां से करती है? पेरिओस्टियम से ये एंटर करती है। सपोज ये एंटर करी लाइक दिस, ऑलराइट, सो द ब्लड वेसल एंटर्स थ्रू द पेरिओस्टियम। नाउ जस्ट इमेजिन, ये तो लंबी लंबी कैनाल्स है, यहां से ब्लड सप्लाई आई, तो ब्लड सप्लाई एक कैनाल से दूसरे कैनाल में कैसे पहुंचेगी? तो लंबी लंबी है, यानी कुछ एक इंटरकनेक्टिंग कैनाल्स होनी चाहिए जो इन लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स को कनेक्ट करें। सो हम यहाँ पे पहले हैवर्सियन कैनाल ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो ब्लड वेसल है, ये कैनाल बनाई थी हमने ब्लू से, जो हमने गोल बनाया है, ये एक्चुअली कैसे है? इस तरह से ये पूरी कैनाल है, दिस इज वन कैनाल, दिस इज द सेकेंड कैनाल, ऐसे कई सारी कैनाल्स हैं। इस तरफ हमें ये एक ही आधी दिख रही है लाइक दिस, इनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, पर ये कैनाल्स आपस में कनेक्टेड हैं लाइक दिस, अदरवाइज ब्लड सप्लाई कैसे आएगी? एक से दूसरे में, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स हैं, ये लंबी वाली, these are the Haversian canals, Haversian canal which are carrying the blood vessels to the matrix, और ये जो ट्रांसवर्स हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रही हैं, this one, this is the Volkmann canal, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे नाम है। तो टू टाइप्स की कैनाल हो गई, एक लॉन्गिट्यूडिनल हैवर्सियन कैनाल्स and एक transverse Volkmann canal. So let us write down the third now, and that is the Volkmann's canal. Volkmann canal कैसी है स्टूडेंट्स? They are transverse, और क्या रोल है इनका? They connect Haversian canals. Haversian canals. So now what is happening? The blood is coming, the blood vessels are coming through the periosteum from outside. It is entering into the Volkmann canal, and then these Volkmann canals are connecting the Haversian canal, so it is going into the Haversian canals. Now what happens? अब स्टूडेंट्स ये तो सॉलिड है पूरा, तो फिर इसमें ऑस्टियोसाइट्स कैसे मिलेंगे? ये तो सॉलिड स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि हमने अपने घर में एक फ्लोर बनाया मार्बल का, और हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ लाइट लगा दें। तो कैसे लगाओगे आप लाइट? आपको क्या करना पड़ेगा? उस फ्लोर पे छोटे छोटे से गड्ढे छोड़ने पड़ेंगे, डिप्रेशंस छोड़ने पड़ेंगे, उस डिप्रेशन में आप लाइट को फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज आप लाइट फिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो सॉलिड फ्लोर है। इसी तरह से ये जो लैमिली हैं, अब हम इन्हें पूरा भर देते हैं, इस तरह से पूरे में लैमिलीज होंगे लाइक दिस, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं,
ये जो लैमेली हैं इनमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं इस तरह से, डिप्रेशंस और स्पेसेस, खाली जगह बीच बीच में। मैं ये एक में बना रही हूं, लाइक दिस। नाउ दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड लैक्यूना और लैक्यूनी इज द प्लूरल। सो द फोर्थ इज लैक्यूना और लैक्यूनी। What are these? These are spaces in matrix। जो solid matrix है उसमें कुछ खाली जगह छूटी हुई हैं जहां पर मैट्रिक्स नहीं भरा है, जो डिप्रेशंस हैं, गड्ढे हैं, इनके अंदर मिलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। सो दे हाउस ऑस्टियोसाइट्स। ये ऑस्टियोसाइट्स को घर प्रोवाइड करते हैं, दे हाउस ऑस्टियोसाइट्स। तो क्वेश्चन आता है ऑस्टियोसाइट्स कहाँ मिलते हैं? इनसाइड लैक्यूनी। What are lacunae? They are spaces in the solid matrix. All right? आइए इसको लेबल कर देते हैं हम पहले। ये जो लेयर्स हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स जो हैं, these are the lamellae. All right? ये एक जो है this is the Haversian canal. ये जो स्पेसेस हैं खाली, दीज आर लैक्यूनी। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस? इन स्पेसेस में बैठे हुए हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो ब्रांच्ड होते हैं। क्यों ब्रांच्ड होते हैं अभी हम देखेंगे। आइए हम एक ऑस्टियोसाइट बना देते हैं इसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जो गड्ढा बनाया है उसमें हमने लाइट का बल्ब लगा दिया। Another osteocyte. This is the third osteocyte. इस तरह से कई सारे ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो इन लैक्यूनी के अंदर अरेंज्ड हैं। ऑलराइट, लेट्स लेबल देम। सपोज इस एक को हम लेबल कर देते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑलराइट, सो let's write about osteocyte now. Osteocyte में क्या है? They are branched. अब आप इसे अंडरस्टैंड करिए। ब्लड वेसल बाहर से, बोन के बाहर से, बॉडी से पेरीऑस्टियम के अंदर आई। पेरीऑस्टियम से ब्लड वेसल वोल्कमैन ट्रांसवर्स कैनाल में आई। ट्रांसवर्स कैनाल से जो लंबी लंबी कैनाल्स हैं, हेवेर्सियन कैनाल, उनके थ्रू ये पहुंच रही है ऊपर। चारों तरफ है सॉलिड मैट्रिक्स, ये बीच में गई, ये मैट्रिक्स है इधर, इसके भी चारों तरफ मैट्रिक्स है, इसके भी चारों तरफ मैट्रिक्स है। अब ये ऊपर तक तो ब्लड वेसल आ गई, पर इसे ऑस्टियोसाइट तक पहुंचना है, क्योंकि मेन सेल क्या है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट तक ये कैसे पहुंचेगी? ये तो चारों तरफ सॉलिड है, यहां कहीं बीच में ऑस्टियोसाइट है, तो ये कैसे पहुंचेगी? इस लैमेले में बीच बीच में क्रैक्स होते हैं, पतले पतले क्रैक्स। इन क्रैक्स को कैनालिक्यूली कहते हैं। इन क्रैक्स के थ्रू जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल लेकर आई है, वो ऑस्टियोसाइट तक पहुंचता है। और ऑस्टियोसाइट क्योंकि ब्रांच्ड है, तो एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट तक ब्लड पहुंचा देता है। यानी कि ये जो इनकी ब्रांचिंग है ऑस्टियोसाइट की, ये नेचर ने क्यों इन्हें ब्रांच्ड किया है? ताकि ये ऑस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्ट हो सके और एक दूसरे को ब्लड दे सके। और ऑस्टियोसाइट तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है? ये जो लैमेली में, मैट्रिक्स में पतले पतले क्रैक्स हैं, जिन्हें कैनालिक्यूली कहते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, ये जो ब्रांचिंग है ये एक्चुअली क्या है? जो ऑस्टियोसाइट का साइटोप्लाज्म है उसी ने प्रोसेसेस दे रखे हैं, जैसे सूडोपोडिया होता है कुछ उस तरह से। सो ऑस्टियोसाइट्स हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, that means it is branched। और ये प्रोसेसेस क्या करते हैं? which connects them। इन प्रोसेसेस के कारण ऑस्टियोसाइट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो ब्लड जो है वो सारे ऑस्टियोसाइट्स में सर्कुलेट हो सके, which connects them। और कैसे पहुंच रहा है यहां तक? थ्रू कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली क्या है? पतले पतले क्रैक्स हैं बोन मैट्रिक्स में, ताकि जो सपोज ये यहां से ब्लड वेसल आ गई, यहां तो पूरा सॉलिड है,
अगर इस ब्लड वेसल को इधर पे एक ऑस्टियोसाइट है, यहां तक पहुंचना है, तो ये जो पतले पतले क्रैक्स होंगे, दीज आर द कैनालिक्यूली। आइए इस डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रैक्स, दीज आर द क्रैक्स। इस एक क्रैक को हम यहां भी बना देते हैं स्टूडेंट। सपोज दीज आर द क्रैक्स, दीज क्रैक्स आर कॉल्ड कैनालिक्यूली। Alright, so we have seen that in the internal structure there is an outer covering periosteum, which is white fibrous connective tissue plus osteoblast, endosteum which is the innermost lining. In between there is matrix. Matrix has organic compounds, that is the mucopolysaccharides and collagen fibers, and inorganic compounds, that is the calcium salts. Matrix lamella के form में है, that is in the form of concentric layers. ये लेयर सॉलिड है, तो इनके बीच बीच में लंबी लंबी कैनाल्स हैं, दे आर द हेवर्सियन कैनाल्स एंड दे आर कैरिंग दीज ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा। इन कैनाल्स को आपस में जो कनेक्ट कर रही हैं, दे आर द वोल्कमैन कैनाल। और जो स्पेसेस हैं जिनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे, दे आर द लैक्यूनी। और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये ब्रांच्ड हैं और ये कैनालिक्यूली के थ्रू इन तक ब्लड पहुंच रहा है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कैसे ब्लड एक एक ऑस्टियोसाइट तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले हेवर्सियन कैनाल में आएगा, कैनालिक्यूली के थ्रू ऑस्टियोसाइट्स तक पहुंचेगा और ऑस्टियोसाइट के ब्रांचिंग के थ्रू सारे ऑस्टियोसाइट्स में फैल जाएगा। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बोन नाउ? ये एक यूनिट है, दिस इज वन यूनिट ऑफ बोन, दिस इज अनदर यूनिट। ये जो पूरा यूनिट है इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? एक बीच की कैनाल है, चारों तरफ का मैट्रिक्स है और उसमें लगे हुए बैठे हुए ऑस्टियोसाइट्स हैं। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक पूरा राउंड हमने बनाया है। सो नाउ लेट अस राइट डाउन द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, बट ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ऑस्टियन, ऑस्टियन इसी को हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं क्योंकि हैवर्सियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। सो ऑस्टियन और हैवर्सियन सिस्टम, this is the structural unit of compact bone or the shaft of long bone। ये compact bone की बात कर रहे हैं हम, जो बीच में compact bone भरी है। We are not talking about the ends of long bone। ends of long bone जो epiphysis था, वहां पर तो spongy bone है जिसमें red bone marrow मिलती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये डायग्राम ही बीच वाली shaft का बनाया है, डायफाइसिस का। So this is the structural unit of compact bone। compact bone, this question is commonly asked। alright, so osteon, and osteon में क्या क्या है? हेवर्सियन कैनाल, लैमेली एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये तीनों मिलकर ऑस्टियन बनाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा इमेजिन करके आप पढ़ें ताकि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Periosteum, endosteum, in between there is matrix. Matrix is arranged in layers called lamella. Inside the lamina there is a Haversian canal to provide the blood supply. इस Haversian canal को कनेक्ट करेंगी Volkmann canal। मैट्रिक्स में बीच बीच में खाली जगह हैं, स्पेसेस हैं, लैक्यूनी, जिनके अंदर है ऑस्टियोसाइट्स which are the main bone cells. Osteocytes are branched so that they can be connected through each other। अब हमने ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट कि ये मेड्यूलरी कैविटी जो है ये किस तरह की बनी होती है और इसमें क्या मिलता है। स्टूडेंट सेम ऐसा ही डायग्राम हम यहाँ पर भी एक इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तब हमारी एक बोन कंप्लीट होगी। यहाँ पर एंडोऑस्टियम, फिर ये पूरा मैट्रिक्स और फिर पेरियोस्टियम। This is one bone, all right? So now you note it down and then we will talk about the last fourth part of a long bone. We talked about epiphysis, we talked about metaphysis, we talked about diaphysis। diaphysis का internal structure हमने देखा।
जिसमें हमने पेरियोस्टियम पढ़ा, एंडोऑस्टियम पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, और अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे ये जो सेंटर की कैनाल है, दैट इज द मेड्यूलरी कैविटी. You please note it down and then we'll read about the medullary cavity. So now let's talk about the fourth part. We have talked about periosteum, the outer covering, endosteum, the inner covering, and in between the compact shaft. Now we'll talk about the medullary cavity. Let's talk about the fourth part. मेड्यूलरी कैविटी कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स? शैफ्ट पार्ट के सेंटर में. सो इन सेंटर ऑफ शैफ्ट, और यू कैन से डायफाइसिस, डायफाइसिस और शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन. दिस वी ऑलरेडी नो. इसी के ही चारों तरफ इसे क्या कवर करती है? एंडोऑस्टियम. हमने पढ़ा है अभी अभी कि एंडोऑस्टियम मेड्यूलरी कैविटी को लाइन करती है. सो वी कैन राइट दैट इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियम. नाउ इसके अंदर क्या फिल है स्टूडेंट्स? हमने ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं. जो एंड्स हैं लॉन्ग बोन के इपीफाइसिस, वहां पर मिलती है रेड बोन मैरो जो ब्लड सेल्स फॉर्म करती है, और मेड्यूलरी कैविटी में भरी हुई है येलो बोन मैरो जो व्हाइट फैट को स्टोर करती है ताकि जब जरूरत हो सो वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फैट. इमरजेंसी कंडीशन में येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर ब्लड सेल्स भी बना सकती है, बट दिस इज ओनली इन इमरजेंसी, नॉट नॉर्मली. सो नॉर्मली अगर हम बात करें, इट स्टोर्स व्हाइट फैट इन येलो बोन मैरो. तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? येलो बोन मैरो जो फैट को स्टोर करता है. सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है. इपीफाइसिस में रेड बोन मैरो मिलता है और मेड्यूलरी कैविटी में येलो बोन मैरो मिलता है. रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स फॉर्म करता है, येलो बोन मैरो फैट को स्टोर करता है. सो दीज आर द internal structures of the shaft of a long bone. Now students, we'll read a very interesting point. What is the role of these osteoclasts? अभी तक हमने osteoclast के रोल को डिस्कस नहीं किया, तो आइए हम एक नोट करके इस रोल को डिस्कस करते हैं. This is very very important and very interesting to understand. Suppose ये medullary cavity है and this is endosteum. ऑलराइट. नाउ ये एंडोऑस्टियम है. हमने फिर से एक केक का पीस ले लिया, पेस्ट्री ले ली. ऑलराइट, ये हम कट सेक्शन देख रहे हैं. दिस इज द पेरियोस्टियम, नाउ वी नो, एंड दिस इज द एंडोऑस्टियम. दिस पार्ट इज द एंडोऑस्टियम. नाउ व्हाट हैपेंस? एंडोऑस्टियम, ये बीच में पूरा मैट्रिक्स है जो लैमेले के फॉर्म में है. हम डिटेल्स में बात अभी नहीं कर रहे हैं. पेरियोस्टियम में अंदर क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट. एंडोऑस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट भी है प्लस ऑस्टियोक्लास्ट भी है. नाउ व्हाट हैपेंस? जब भी बोन की ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, तो यहाँ के जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो इस बोन को डिसॉल्व करने लगते हैं, खाने लगते हैं. कैसे तोड़ेंगे इसको? क्योंकि इनके पास कुछ एंजाइम्स हैं इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के पास जो एसिड सिक्रीट करते हैं, और ये एसिड्स उस बोन को गलाने लगते हैं, डिसॉल्व करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. तो ये बोन जो है ये इस तरह से टूटने लगेगी. तो अब मैं इस लाइन को हटा देती हूँ. नाउ दिस बोन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग लाइक दिस. ये टूटने लगी बोन. जब बोन टूटेगी यानी कि जो मैट्रिक्स है वो डिसॉल्व होने लग गया है, तो इसमें से कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो रिलीज होंगे, वो ब्रेक होंगे, तो सारे मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस जो है वो रिलीज होंगे. सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. इसके कारण से बोन क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, तो मिनरल्स रिलीज होंगे. नाउ दीज मिनरल्स जो रिलीज हो रहे हैं
फ्रॉम द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये रिलीज होंगे, एंड दीज मिनरल्स विल बी टेकन अप बाय द ऑस्टियोसाइट ऑफ द पेरिऑस्टियम, और ये इन मिनरल्स को यूज करके वापस से मैट्रिक्स बनाएगा और उसे वापस से अंदर की तरफ फॉर्म करेगा। तो यहां से जो मैट्रिक्स है वो डिसॉल्व हो रहा है, मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं, इन्हीं मिनरल्स को यूज करके पेरिऑस्टियम के जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं दे आर अगेन सिक्रीटिंग, सिंथेसाइजिंग द मैट्रिक्स। तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक दूसरे के बैलेंस में वर्क करते हैं। अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो गई, एबनॉर्मली हाई, तो बोन जो है वो मोटी हो जाएगी, बोन एबनॉर्मल शेप की हो जाएगी, इट्स द शेप विल गेट डिस्टॉर्टेड। अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो गई, नॉर्मल से ज्यादा, इनके बीच में डिसबैलेंस हो गया, तो बोन टूटने लग जाएगी, एकदम थिन हो जाएगी। सो दे वर्क इन बैलेंस टू मेंटेन द प्रॉपर नॉर्मल शेप ऑफ अ बोन। नेचर ने इसे बहुत ही बैलेंस में वर्क करवाया है। सो लेट अस राइट डाउन दैट ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट वर्क इन बैलेंस, वर्क इन बैलेंस, ऑलराइट। और ये क्या करते हैं इस बैलेंस में वर्क करके? नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ, ये क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर शेप ऑफ बोन, ये फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड बोन रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर हो गया है, वहां पर हम प्लास्टर लगा देते हैं, ये दोनों बैलेंस में वर्क करते हैं ताकि वो बोन जो है वो ना तो पतली रह जाए ना वो नॉर्मल से मोटी हो जाए। सो दे हेल्प टू मेंटेन द प्रॉपर शेप ऑफ द बोन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? सपोज हम डाइट में कैल्शियम कम ले रहे हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई। ब्लड को तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, जो भी उसके कैल्शियम रिलेटेड फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए। डाइट में हम ले नहीं रहे हैं, तो ब्लड क्या करेगा, बॉडी क्या करेगी, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगी ताकि बोन्स टूटे और जो मिनरल्स हैं वो ब्लड में पहुंच जाएं, तो हमारी बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम प्रॉपरली मिल्क नहीं लेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे, तो बोन्स जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड बोन्स से अपना मिनरल न्यूट्रिशन खींच लेगा। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम बहुत ज्यादा ले लें, कई पेशेंट्स होते हैं बिना लेवल चेक कराए कैल्शियम की गोली खाते ही जाते हैं, उनमें कैल्शियम में का जो लेवल है ब्लड में वो मोर देन नॉर्मल हो गया, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो भी कहां जाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बॉडी बढ़ा देगी ताकि वो एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाए, तो बोन कैसी हो जाएंगी, एबनॉर्मल शेप की हो जाएंगी। तो हर चीज को बैलेंस में लेना है, ना कम ना ज्यादा। तो इस तरह से ये जो दोनों की एक्टिविटी है ये ब्लड में, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखती हैं। अगर कैल्शियम लेवल कम है ब्लड में तो बोन्स से ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ेंगे, कैल्शियम को पहुंचा देंगे ब्लड में, और अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो ऑस्टियोब्लास्ट उस कैल्शियम से मैट्रिक्स बना के उसे बोन में डिपॉजिट कर देंगे। सो they maintain, the second function is the maintenance of calcium homeostasis of body. Now this is a very important question, ये homeostasis of body, ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। इस नोट में हमें एक चीज और पढ़नी है स्टूडेंट्स, एक डिजीज होती है जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, यानी एबनॉर्मल ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इससे एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं पेगर्ट्स डिजीज। दिस यू हैव टू रिमेंबर, पेगर्ट्स डिजीज। हम मस्कुलर सिस्टम में इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। सो दिस एंड पेगर्ट्स डिजीज।
इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करने के पहले हमें एक नोट और पता होना चाहिए जिस पे बहुत क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। हार्डेस्ट टिश्यू क्या है स्टूडेंट्स? हमने अभी तक जितने भी टिश्यूज पढ़े हम जानते हैं सबसे हार्ड होता है बोन, सो इट इज बोन। पर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आता है। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी? नाउ दे आर नॉट यूजिंग टिश्यू, दे आर सेइंग सब्सटेंस। इट कैन बी एनी केमिकल, नॉट नेसेसरली कि वो लिविंग टिश्यू ही हो। दिस इज इनेमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो टीथ होते हैं, दांत है, उसके चारों तरफ इसकी कवरिंग रहती है इनेमल की। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हालांकि ये टिश्यू नहीं है, इट इज अ मटेरियल विच इज डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ आवर टीथ। वी विल टॉक अबाउट इट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर हार्डेस्ट टिश्यू क्वेश्चन आएगा तो आंसर बोन होगा, और अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस आएगा तो आंसर विल बी इनेमल। So with this students, we have completed the cartilage and bone, one type of specialized connective tissue. Now in the next class, we'll begin with the vascular connective tissue, that is blood and lymph. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.